सो गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली कोल पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। कोल आते कहाँ से हैं, पेट्रोलियम आते कहाँ से हैं, कोल और पेट्रोलियम एक्चुअली में है क्या। हम लोग इस चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, रिसोर्सेज है क्या, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं एंड सो मैनी डिफरेंट थिंग्स जो आपको वो चीज़ें सोचने में मजबूर करेगा या वो चीज़ें आपको आपके दिमाग में, आपके माइंड सेटअप में लाने की कोशिश करेगा जिनको आप सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं मगर आप उन चीज़ों पे गौर नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक में एक छोटा सा दिया हुआ है, कुछ चीज़ एक्टिविटी दिया हुआ है। उस एक्टिविटी से पहले हम लोग थोड़ा सब कुछ पढ़ते हैं, वो है स्टार्ट करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। हमारे आसपास में या यूँ कहें कि हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत तरह के मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और कुछ जो रिसोर्सेज, जो मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ नेचर से बने हुए हैं, कुछ हम ह्यूमंस बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको क्लासीफाई करना है कुछ ऐसे मटेरियल्स के बारे में जो कि नेचर के द्वारा बनाए गए हैं और कुछ ऐसे मटेरियल के बारे में क्लासीफाई करने हैं जो कि मैन मेड बने गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप मटेरियल में ले सकते हो, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चैप्टर में ही है। मैन मेड में हो गया आपका चेयर, टेबल, ये सारे मटेरियल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये मटेरियल्स डेली लाइफ में यूज़ होने वाले मटेरियल्स हैं और इनको बनाने वाले दो ही हैं, एक नेचर, दूसरा मैन मेड। तो हम लोग इस टॉपिक में आते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह से बोलकर कि जो भी चीज़ें जिसमें हवा, पानी, सॉइल और मिनरल्स जुड़ी हुई होंगी, मिली हुई होंगी, वो सारे इस लिस्ट के अंदर, नेचर लिस्ट के अंदर आएंगे। और ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग जो कि नेचर से पाया जाता है उन्हें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है बेचारे का, क्वेश्चन ये है, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं उन्हें हमेशा के लिए, जिंदगी भर, जिन हमारे मरने के बाद भी जब तक है दुनिया तब तक क्या यूज़ कर सकते हैं? तो एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें एयर, वाटर, सॉइल की, तो ये कहना सही नहीं होगा कि हमें इन्हें ज़िंदगी भर या हम इन्हें लाइफ टाइम जब तक हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं या जब तक दुनिया है तब तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्चुअली सन इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो, लेकिन ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके कारण ये पृथ्वी है। तो वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के होने की वजह से ही हम लोग हैं। बाय फ्यूचर क्या पता क्या होगा, हम लोग कहाँ पे रहेंगे, सूरज की रोशनी, हमें सूरज की रोशनी से ही हम अपने आप को सर्वाइव करेंगे या व्हाटएवर जो भी साइंटिफिक रीजंस आगे दुनिया चलकर आएंगे, उन सब के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट या अगर यूँ कहें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं। क्यों? हमारे एक्टिविटी के कारण, जो हम लोग कर रहे हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़ की बात अगर मैं कर रहा हूँ, वो एक्टिविटीज़ जिनके कारण नेचुरल रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे गाड़ी से जो धुआं निकलता है, बाइक हो गए हैं, 4 व्हीलर्स हो गए हैं, जो धुआं निकलते हैं, फैक्ट्री से धुआं निकलते हैं, ये क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनके वजह से नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं डिक्रीज अमाउंट में डिक्रीज होते जा रहे हैं। डिक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ रहा है। In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अगर हम लोग natural resources को classify करते हैं तो natural resources को mainly हम लोग दो parts में classify करते हैं। पहला एक ऐसा part आता है जिसमें natural resources पूरी तरह से या आने वाले टाइम में कभी ना कभी खत्म होगा, और दूसरा एक ऐसा जो चलता रहेगा लाइफ टाइम जब तक वो चल रहा है।
तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कि अनलिमिटेड हमारे नेचर में पाए जाते हैं और अनलिमिटेड पाए जाने की वजह से ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कभी भी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, सेकेंड एग्जाम्पल इज एयर। जब तक है तब तक ही हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर ये हट जाएगा, ये गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ह्यूमन लाइफ या ह्यूमंस सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आने वाले फ्यूचर की बात हम लोग तो नहीं कर सकते, बट यस नहीं कर पाएंगे, फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे। सेकंड आता है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड से ही समझ में आता है। एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है खत्म होने वाला। तो वैसे रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में पाए गए हैं और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ह्यूमन ऐसे काम कर रहे हैं जिनके कारण वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गए, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बात करूं तो वाइल्ड लाइफ आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी ये एक्सटिंक्ट के पोजीशन पे आ रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें आपने देखा भी नहीं है और ऐसे बहुत सारे जानवर विलुप्त हो रहे हैं जो आपकी फ्यूचर जनरेशन भी देख नहीं पाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एग्जॉस्टेबल है, लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है और कभी ना कभी आने वाले टाइम में ये खत्म होंगे ही होंगे। नाउ एक्टिविटी 5.2, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इसमें पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम वगैरह एक कंटेनर में लेना है। स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है 7 अलग अलग ग्रुप्स में और उनके बाद पहले ग्रुप, सेकंड ग्रुप और फोर्थ के ग्रुप के स्टूडेंट को लेबलिंग करना है जनरेशन के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के हिसाब से। उसके बाद उनको पॉपुलेशन के आधार पे सीड ग्रो करना है। सेकंड और थर्ड जनरेशन जो होंगे वो लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर होंगे, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर। और उसके बाद कंटेनर जो होगा वो एक पूरा कंटेनर, पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। एक पूरा कंटेनर लेना है, सारे कंटेनर के सारे कंज्यूमर्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ग्रुप के हैं सबको उसमें यूज़ करना है। कहने का मतलब इस एक्टिविटी से एक्चुअली ये है, साफ अगर समझे तो, कि इसमें ये बता रहा है कि जनरेशन गैप के कारण, जनरेशन जो हमारी पहले की जनरेशन थी, जो हमारे आने वाली जनरेशन है और जो उनकी आने वाली जनरेशन है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और जिस तरह की एक्टिविटीज़ हमें होते हुए मिले और हमारे आने वाले टाइम में होगा, इन जनरेशन गैप्स के कारण बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, ख़त्म हो रही हैं और विलुप्त हो रही हैं। हम लोग जब अभी सरवाइव कर रहे हैं, हमसे लाखों साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, जब कॉपर, आयरन, जिंक ये सब नहीं आते, तब क्या हो रहा था? तब बहुत प्रॉब्लम्स थी। हम लोग रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पा रहे थे, रिसोर्सेज खोज नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मिलनी हम लोग वो सारी चीज़ें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे जो आज के टाइम में मिल रहा है। और आज हम लोग उन चीज़ों को इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ें कभी मिलेंगी भी कि नहीं, इसकी गारंटी भी नहीं ली जा सकती है। होने वाले टाइम में हो सकता है कि वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। जिस तरीके से आप देख रहे हो, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, व्हीकल्स भी उसी तेज़ी से प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहे हैं, तो भाई पेट्रोल का खपत भी उतनी तेज़ी से हो रही है। और ये पेट्रोल ऐसा नहीं है कि हर जगह मौजूद है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है, और लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है इसका मतलब कि भाई कभी ना कभी ख़त्म होगा। और अगर जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले 100 साल, 150 साल या 200 साल में ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एज्यूम दैट यहाँ पे उसी एक्टिविटी के बारे में बताया है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। These were formed from the dead remain of living organism, fossils, so they are all known as fossils fuel. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज बने हुए हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज जीवाश्म के दबने, मरने, सड़ने और गलने के कारण बने हैं, जिन्हें हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। और इसी वजह से ये फ्यूल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें फॉसिल्स फ्यूल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोयला।
कोल आप देखे होंगे, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। फिगर 5.1 में आप देख सकते हैं ये काला सा स्टोन होता है, ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। पहले के टाइम में रेलवे इंजन्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज के टाइम में भी बहुत कम ही लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, बट हाँ, अगर ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि सभी लोग ख़त्म कर चुके हैं। गाँव वगैरह एरियाज़ में कोल का इस्तेमाल आज भी होता है खाना बनाने के लिए। कुछ रेलवे डिपार्टमेंट्स अभी भी यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने इंजन्स को चला सकें। थर्मल पावर प्लांट एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोयला, जहाँ पे जो आप देखते होंगे रेलगाड़ी से कोयला बहुत निकल के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये कहाँ जाता है? ये एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट पे जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है और वही इलेक्ट्रिसिटी आपको 24/7 मिलते रहता है इसी कोयले के कारण। हम लोग आगे बात करेंगे कि किन किन तरीकों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मगर अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट होती है तो उसका मेन रीज़न या मेन फंडा जो है वो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब थर्मल का मतलब होता है हीट, ऊष्मा से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। कोल जो है इसका इस्तेमाल और भी फ्यूल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कोल के बारे में थोड़ा सा कहानी जानिए कि कोल एक्चुअली में बना कहाँ है। तो यहाँ पे पहले का क्वेश्चन आता है कि वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म। हम लोग कोल कहाँ से पाए और ये बना कैसे। तो इसके बारे में थोड़ा कहानी ब्रीफली हम लोग समझते हैं। तकरीबन 300 साल पहले, आज से अगर माना जैसे बोला जाता है कि हमारे से पहले डायनासोर्स वगैरह रहा करते थे। तो अभी साइंटिस्ट जो हैं वो ये मान के चलते हैं कि आज से तकरीबन 300 साल पहले बहुत ज़्यादा घना जंगल था। इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज जो घने जंगल की बात कर रहा हूँ उसके कारण क्या हो रहा है कि आज हमारा एक साल में 364 या 365 दिन होता है एक साल में। लीप ईयर हो गया या फिर नॉर्मल ईयर्स हो गए। बट जब डायनासोर्स के टाइम हुआ करते थे एक साल में 372 दिन अप्रॉक्सीमेटली हुआ करते थे। ये क्यों हुआ करते थे? एक्चुअली में इसका रीज़न जो है वो क्लाइमेटिकल सिचुएशंस के कारण डिपेंड करते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे कभी जब साथ में मुलाकात होगी, जब आमने सामने लाइव सेशन चल रहे होंगे, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन 300 साल पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे। वेटलैंड एरिया जो था वो लो था। नेचुरल प्रोसेस के कारण, फ्लड के कारण, मतलब अचानक से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई और ये इतना तेज आया, इतना तेज हुआ जिसके वजह से ये पूरे के पूरे जंगल जो हैं वो दब गए, गिर गए, टूट गए, जमीनों पे पड़ गए। अब क्या होने लगा, टाइम के कारण, टाइम जैसे जैसे बीतते गया इनके ऊपर लेयर चढ़ने लगे। लेयर किस चीज़ का? मिट्टी का। मिट्टी, बालू, पत्थर, जो भी चीज़ें हैं उनके लेयर धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ने लगे। अब ये जो जगह खाली बचा है इसमें क्या हो रहा है, इस मिट्टी के कारण प्रेशर आ रहा है, मतलब दबाव पड़ रहा है। जब प्रेशर पड़ रहा है तो जो सब्सटेंस है जो उस जमीन पे पड़े हुए हैं वो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, उस प्रेशर के कारण दब रहे हैं और दबने की वजह से उसमें से निकल रहा है तरल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो है वो एक तरह से फ्यूल का काम कर रहा है। जैसे जैसे ये चीज़ें दबती गई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक कमरे में आपको अगर बंद कर दिया जाए और उस कमरे के चारों, उस कमरे में दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर दी जाए तो उस कमरे में क्या फीलिंग आएगा? अगर उसमें पंखा वंखा नहीं है तो आपको गर्मी महसूस होने लगेगी, आपको घुटन महसूस होने लगेगी, आपका दम घुटने लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी पैदा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये चीज़ें मर चुकी थी पहले। तो ये मर जाने के कारण और इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर होने के कारण फ्लूइड के रूप में एग्जिस्ट करने लगे, तरल बनने लग गया। और ये तरल या फिर ये यूँ कहें, अभी तो फिलहाल तरल की बात नहीं करेंगे, फ्लूइड की बात नहीं करेंगे, अभी लोग कोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर के कारण, इतना ज़्यादा कंप्रेस होने लगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण, कि ये प्लांट जो थे वो धीरे धीरे करके कोल बन गए। एक चीज़ याद रखिएगा, कोयले को नेचुरल रिसोर्सेज की तरह से ही नेचर ही बना सकता है। हम लोग कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी जनरेट हो जाए, कितना भी बेहतरीन हमारी टेक्नोलॉजी बन जाए, हम लोग कोयले को नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर, वो प्रेशर एक्चुअली में पता किसी को नहीं है। वो प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग ना पैदा कर सकते हैं, ना बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से हम लोग कोयला नहीं बना सकते हैं। इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण प्लांट जो है वो धीरे धीरे
slowly they converted to coal. As coal contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. अब एक वर्ड आता है कार्बोनाइजेशन। इसमें क्या हुआ, कोल क्या होता है, पूरी तरह से कार्बन होता है। कार्बन का केमिकल एलिमेंट जो उसका सिंबल है वो सी होता है। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 6th एलिमेंट। ये कार्बन के बारे में आपको अभी बताया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। यही कार्बन आपके 10th तक को हिला के रख देगा। यही सबसे बेस्ट केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर इंक्रीमेंट कराता है 10th में। तो हम लोग केमिस्ट्री के उस आधार को पढ़ना शुरू कर दिए हैं, उस स्टार्टिंग पॉइंट को पढ़ना शुरू कर चुके हैं जो हमारे लाइफ के, आपके लाइफ के फ्यूचर को डिफाइन करना शुरू करेगा। कार्बन कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लेते हो वही कार्बन की बात मैं कर रहा हूँ। वो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें आने वाले टाइम में, आपके फ्यूचर टाइम में, जो पढ़ाई में बहुत सारी नए कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करेगा, नए कॉन्सेप्ट्स आपको देगा और नई नई चीज़ें जानने को देगा। तो क्या हुआ कि कोयला पूरी तरह से कार्बन है, और ये पूरी तरह से कार्बन होने की वजह से और इतना प्रेशर और टेम्परेचर मिलने के कारण बहुत धीरे धीरे मिल रहा है, कोई उसको निकाल नहीं रहा है, तो वो अभी भी दबा हुआ है। धीरे 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 समय के कारण उसको क्या हो रहा है, एक नया तरह का वेजिटेशन बनने लग गया, कन्वर्सन होने लग गया, बदलाव आने लगा। इसी बदलाव को जो कोयले में बदलता है इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फॉसिल्स फ्यूल। ये सड़े गले मतलब वेजिटेशन करने का मतलब दबे हुए पेड़ पौधों से, इंसानों से, हड्डियों से बना है, इसलिए इनको हम लोग फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। एक कोयल माइन आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर 5.2 देखिए नीचे में 5.2, ये कोयल माइन है, कोयले का खदान। कोयले के खदान से कोयला निकाला जा रहा है। When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide gas. Some coal is produced in industry to get some useful products such as coke, coal tar, gas, coal gas. कोयले को जब आप जलाओगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलेगा। देखो, कोई भी चीज़ जिसको आप जलाते हो और उसमें से काला धुआं निकलता है, इसका मतलब उसमें कार्बन मौजूद है। और कोयला एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जो कि प्योर कार्बन का फॉर्म है। इसको जलाओगे तो पूरी के पूरी तरह से इसमें से काला धुआं निकलेगा ही निकलेगा। साथ ही साथ इसमें से ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा तेजी से निकलेगी। इसका इस्तेमाल और भी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि कोक बनाने के लिए, कोल टार बनाने के लिए, कोल गैस बनाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या है ये, उनके बारे में आगे देखते हैं। कोक, ये एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। बहुत टफ होता है, पोरस होता है मतलब छनने लायक, छिद्र इसमें होते हैं, हल्का होता है। ये काला सब्सटेंस होता है। ये कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है कोक, कोयले का सबसे प्योर फॉर्म कोक। कोक का इस्तेमाल मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टील बनाने के लिए किया जाता है। एक्चुअली में कोक की बात नहीं कर रहा है, हम आपको इसका एक्चुअल नेम बताते हैं। हम लोग बॉक्साइट के बारे में सुने होंगे। हमारे इंडिया में लोहा जो है वो नहीं है, बहुत कम जगहों पे लोहा मिलता है। मगर हमारे देश में कच्चा लोहा नहीं मिलता है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा मटेरियल है जिसको बॉक्साइट बोलते हैं। ये लोहे को, कच्चे लोहे को प्योर लोहे के फॉर्म में बदलता है। लोहा एक्चुअली में पत्थर का होता है, पत्थर का एक बड़ा बड़ा टुकड़ा टाइप का होता है, उसको एक्चुअली में लोहे में ट्रांसफर किया जाता है, बनाया जाता है। तो उसके लिए बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है। और हमारे इंडिया में बॉक्साइट की मात्रा की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा झारखंड में कोयला, बॉक्साइट। झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, और बॉक्साइट्स, कोल, इनकी कोई बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो इनका इस्तेमाल स्टील, पहले तो इनका इस्तेमाल लोहा बनाने के लिए किया जाता है, बॉक्साइट्स वगैरह का, कोक का। उसके बाद स्टील बनाने के लिए किया जाता है, और भी अलग अलग तरह के मेटल्स को बनाने में किया जाता है। उसके बाद आता है कोल टार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल टार क्या होता है, आप रोड बनते देखते हैं, रोड जो बनाता है वो काला रंग का फ्लूइड गिराता है पूरे रोड पे। वो फ्लूइड जो है वो एक्चुअली में कोल टार है। ये कोल टार जो होता है एक अनप्लीजेंट सा, बहुत ही खराब गंध इसका होता है। ये गंध इतना खराब होता है कि अगर एक आदमी 7 मिनट तक इस गंध को, या 5 मिनट तक एक बंद कमरे में लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है, इतना ज़्यादा ये खतरनाक होता है। तो खैर उसके बारे में बात नहीं करना है। हम लोग जान रहे हैं अभी फिलहाल कि कोल टार होता क्या है। अबाउट 200 सब्सटेंसेस
obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and industry like synthetic dye, drug, explosive, perfume, plastic, paint, photographic material, roofing material, etc. Interestingly, naphthalene ball used to repel moths and other insects are also obtained फ्रॉम कोल्टार। देख लीजिए कोल्टार से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत ही बेहतरीन चीज़ों के बारे में बता रहा है। क्या मिलता है इससे हमें? हर दिन एवरीडे लाइफ में सिंथेटिक डाइस, जो कपड़े रंगने वाले डाई होते हैं, वो बाल में रंगने वाला डाई जो होता है काला रंग का जो आता है, बड़ा जो लड़कियां या लड़के बाल उनका सफ़ेद हो रहा है तो मान लिया डाई वगैरह यूज़ कर लिया, ये डाई भी इनसे बनता है। लेकिन रंग बदलने के लिए कुछ केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको बारे में आप बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। और अगर इसके बारे में आगे जानना होगा या इसके बारे में बताएंगे तो लाइव सेशन जब हम लोग सामने मिलेंगे तब उसके बारे में, इसके बारे में भी डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे। उसके बाद एक्सप्लोसिव बम वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम जो एक्चुअली में होता तो अनप्लीजेंट है, बट इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स बनाने के लिए भी किया जाता है, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए। फोटोग्राफिक मटेरियल अब के टाइम में नहीं मिल रहा है। पहले फोटोग्राफ जो होते थे वो नेगेटिव बनते थे, नेगेटिव को साफ कराया जाता था, उसके बाद फोटोज बनते थे, वो फोटोग्राफ्स बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। रूफिंग मटेरियल जो छत से पानी जो ना टपके उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ तक कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैप्थलीन बॉल हम लोग ठंड के टाइम में अपने स्वेटर वगैरह में डाल देते हैं, कपड़ों में डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, कपड़ा गंद खराब ना हो, तो उनको भी इसी कोल्टार की मदद से बनाया जाता है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कोयले से बन रही हैं। कोयला आप पहले नॉर्मल सा सोचते होंगे कि अरे भाई कोयला है, जला दिया, काला रंग का है, लेकिन कोयले से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, यही है केमिस्ट्री। तो देखने वाली एक छोटी सी चीज़ या मिलने वाली एक छोटा सा एलिमेंट, उसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या क्या चीज़ें उससे बनाई जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री ही बता सकता है और केमिस्ट्री ही समझा सकता है। आज के टाइम में बिटमन पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि कोल टार के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है मेटेलिक रॉड बनाने के लिए, रोड्स को सख्त बनाने के लिए। आजकल तो ये भी नहीं, बाहर के अमेरिका वगैरह देशों में जाओगे तो प्लास्टिक्स के रोड कोल टार के जगह प्लास्टिक्स के बिछाए जा रहे हैं, ताकि इससे क्या किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक्स मतलब इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं उनका इस्तेमाल करके रोड बना दिया जाए और उसी रोड से हम लोग चल सकें और पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा कम हो सके। मेनली ये हमारा एक मेन फंडा है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस तब बनाया जाता है, तब मिलता है जब हम लोग कोल से कोक बनाते हैं। कोल से कोक बना रहे हैं, कोक बनाने के टाइम बहुत हाई प्रेशर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर मिलने लगता है। जब हाई टेम्परेचर मिलने लगता है तो क्या बनता है? कोल गैस बनता है। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्टार्टिंग लाइट। अभी यहाँ तो नहीं, इंडिया में मुझे नहीं लगता है, कुछ जगहों पे अगर हो गए तो होंगे, मगर लंदन वगैरह जगहों पे, न्यूयॉर्क और कुछ ऐसे और जगह हैं, स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन जगहों पे इनका इस्तेमाल लाइटनिंग के लिए किया जाता है। और कोल गैस, कोयले का गैस जैसे हमारे घर में नेचुरल एलपीजी आता है ना, सिलेंडर, उसी तरह से ये गैस होता है। इसको क्या किया जाता है, इनके पाइप बिछा दिए जाते हैं और वो पाइप की वजह से बल्ब वगैरह चलते हैं। इसका इस्तेमाल इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास में जो भी इंडस्ट्री मौजूद होते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के रूप में। अगर मान लीजिए यहाँ कोयले का फैक्ट्री है, माइन है, और उसके ठीक सामने कोई और फैक्ट्री है, तो भाई उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, उसको चाहिए, तो यहीं से कोयला लेकर वो डायरेक्ट यूज़ कर लेता है। आसान पड़ता है और सस्ता भी पड़ता है। अब आते हैं पेट्रोलियम के बारे में। यू मे नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि पेट्रोल का एक फ्यूल है जो कि ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल्स यानी चलता फिरता कोई भी मशीन जो चल फिर रहा हो, 4 चक्का हो गया, 2 चक्का हो गया, मोटरसाइकिल जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, स्कूटर्स हो गए, कार हो गए, हैवी मोटर व्हीकल जो होते हैं वो पेट्रोल और डीजल से भी चलते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो एक्चुअली में नेचुरल रिसोर्सेज पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आगे उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा, रॉक एंड ओलियम ऑयल, as it is mined from between the rock under earth as shown in figure 5.4. Do you know how petroleum is formed? पेट्रोलियम का, अगर पेट्रोलियम को तोड़ा जाए, पेट्रोलियम वर्ड को तोड़ा जाए तो ये 2 वर्ड से मिलकर बनता है। पहला होता है पेट्रा,
जिसका मतलब होता है रॉक, और दूसरा होता है ओलम जिसका मतलब होता है ऑयल। तो एक्चुअली में ये आता कहाँ से है? पत्थरों के बीच से निकल के आना, पत्थरों में से निकल के आने को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पेट्रोलियम पड़ा है। हम लोग जानते हैं कि भाई पेट्रोलियम या पेट्रोल आते कहाँ से हैं। पेट्रोल was formed from organism living in the sea. As this organism died, their body settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transferred the dead organism into petroleum and natural gases. सेम वही कंडीशन है कोल का, मगर इसमें क्या है कि ये आप सुनते होंगे कि भाई सऊदी वगैरह जगहों पे पेट्रोल बहुत मिलता है। क्यों मिलता है? समुद्र तट है, समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया के पास क्यों मिलता है? एक्चुअली में पेट्रोल बनने का मेन यही फंडा है। जो भी समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं वो मरेंगे ही मरेंगे, कभी ना कभी, सालों से मर रहे हैं, हजारों साल, लाखों साल, जो भी हमारे अर्थ का तकरीबन जितना साल हो गया हो, 3000 करोड़ साल समथिंग माना जाता है। तो जो भी ये टाइम पीरियड में जानवर मरते गए, उनके डेड बॉडी कहाँ जाएंगे? समुद्र के तलहटी में, बॉटम में सेटल होंगे, और तो कहीं जाने का उपाय नहीं है। जब वो बॉटम पे गए तो पानी का प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, पहला पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सबमरीन तक को वो फाड़ सकता है। सबमरीन बहुत मजबूत होता है, लेकिन वो 2500 फीट से नीचे जाएगा तो सबमरीन पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। 2500 से 300 फीट। गाजी अब तक का 2700 फीट गया है, जो हमारे इंडियन नेवी का सबमरीन था। 2700 फीट मैक्सिमम उसके जाने की कैपेबिलिटी थी। तो अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है। तो वो मर गए जो जीव जंतु, वो समुद्र की बॉटम में जाके सेटल हो गए। पानी का प्रेशर है, अब वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। पानी में ऑक्सीजन है लेकिन वहाँ पे नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो बिना ऑक्सीजन, उस प्रेशर, उस टेम्परेचर के कारण, पानी की वजह से भी टेम्परेचर पड़ता है, वो तापमान जो बन रहा है वो ऐसा तापमान बन रहा है कि उस डेड ऑर्गेनिज्म को चेंज कर दे रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। लुक एट फिगर 5.4, इट शो दैट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम। आइए 5.4 फिगर थोड़ा सा देखते हैं, कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ है 5.4। 5.4 में आप ऊपर में देख सकते हो, सबसे ऊपर गैस है, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद रिजर्वायर रॉक है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी जानेंगे कि एक्चुअली ये बताना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम लोग इस पर देखें। इट शो दैट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो फिगर्स आपको दिखाए गए हैं या डिपोजिशन आपको दिखाए गए हैं वो पानी के ऊपर होते हैं। पहला चीज, जो भी ऑयल होते हैं वो इमल्सिफाइड होते हैं, वो तैरते हैं, पानी के सतह से ऊपर छल जाते हैं। तो छल जाने की वजह से ऑब्वियसली भाई वो पानी के ऊपर दिखेंगे। अब यू कैन, वाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। अभी मैंने बताया कि ऑयल और गैस जो होते हैं वो पानी से काफ़ी ज़्यादा हल्का होते हैं और ये पानी में मिल भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया, उसमें ऊपर में थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिए, सरसों तेल ऊपर में तैर रहा होता है और पानी जो है अपना नीचे में रह जाएगा। कितना भी आप मिक्स करोगे वो ऊपर आ ही जाएगा। तो ये हल्का होता है, इस वजह से ऐसा होता है। वर्ल्ड का सबसे पहला ऑयल वेल जो है वो ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया यूएसए में है। 1849 में किया गया था, 8 साल पहले। 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट माकुम इन असम। हम असम में भी माकुम एक जगह, वहाँ भी पाया गया था, इंडिया में है ये। और गुजरात, मुंबई और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे गोदावरी नदी हो गए, कृष्णा नदी हो गए, नदियों के पास, समुद्र के पास, ये इन जगहों पे मेनली पाए जाते हैं पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम मिलने का मतलब क्या? आपको पेट्रोल मिल गया? नहीं, पेट्रोलियम मिलने का मतलब अभी आपको पेट्रोलियम मिला है। पेट्रोलियम में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं मिली है। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट odor, it is mixture of various constituents such as petroleum, gas, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिक्सन वैक्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का काला लिक्विड होता है जिसका गंध बहुत ही गंदा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल जो मशीन तेल आप लोग घर में मशीन मम्मी का होता है उसमें जो तेल डालता है वो भी तेल यहाँ पे। पैराफिक्सन वैक्स, साइकिल के फ्रीव्हील में जो वैक्स डाला जाता है वो वैक्स भी इसी पेट्रोलियम से मिलता है। इस प्रोसेस of various constituent of petroleum and their uses are given in table 5.1। टेबल 5.1 में इनके यूजेस दिए गए हैं, यहाँ पे आते हैं 5.1 में। तो पेट्रोलियम का इस्तेमाल भाई होम्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी हो गया।
पेट्रोल हो गया मोटर व्हीकल में, एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल जानते हैं, एविएशन फ्यूल वैसे फ्यूल की बात कर रहा हूँ जो हेलीकॉप्टर्स, स्पेसक्राफ्ट में तो एविएशन फ्यूल बहुत ही महंगा होता है और उनमें बैटरीज जो होते हैं वो हाइड्रोजन बैटरी इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे नॉर्मल बैटरी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और पेट्रोलियम पे सिर्फ नहीं चलता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपके जो जेट फ्लाइट्स वगैरह उड़ते हैं उन सब में एविएशन फ्यूल डाले जाते हैं। पेट्रोल से महंगा होता है और पेट्रोल से ज़्यादा जलनशील होता है। हम लोग अभी जलनशील के बारे में पढ़ेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। कोई भी चीज़ कितनी अमाउंट से जलता है या उसमें कितना जल्दी आग लगता है, वो सब क्या है, क्यों होता है ऐसा, उन सब के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, इन सब का इस्तेमाल हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। पेंट में करते हैं, कैंडल्स में करते हैं, वैसलीन जो हम लोग यूज़ करते हैं, ओट पे लगाने वाला वैसलीन, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। वो वैसलीन भी कच्चा पेट्रोलियम होता है, वो भी आपको इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलता है। देखिएगा वैसलीन का जब एडवर्टाइजमेंट करता है तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली बोलता है, पेट्रोल से बना हुआ जेली है। ये हमारे फटे हुए होठों को या हमारे रफ बॉडी पार्ट्स को लुब्रिकेंट, मतलब उसको थोड़ा मॉइस्चर देता है और जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छा फील होता है, फटता वटता भी नहीं है जल्दी। अब आते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस इज़ वेरी important fossils fuel because it is easy to transport through pipe. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting. It is cleaner fuel. तो भाई CNG एक्चुअली में पहले तो इस्तेमाल होता था इंडस्ट्री में। ये फ्यूल, ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है और ये क्या है कि पाइप के मदद से बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जा सकता है। और अभी के टाइम में इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो गाड़ियों को चलाने के लिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत कम फैलता है। ग्रेट एडवांटेज CNG का ये है कि ये डायरेक्टली जलता है और डायरेक्टली होम और फैक्ट्री में पहुंचता है पाइप की मदद से। ऐसा पाइप जो है अभी फ़िलहाल वडोदरा गुजरात में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे CNG का ही इस्तेमाल किया जाता है। घरों में LPG सिलेंडर नहीं आते हैं, ये CNG का आपको कनेक्शन लेना पड़ता है। नेचुरल गैस is also used as starting material for the manufacturing of a number of chemical and fertilizers. India has a vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. Natural gas जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, मटेरियल्स को बनाने के लिए, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश में, जैसे कि हो गया त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। यहाँ से नेचुरल गैस CNG जो है वो मिल जाएगा। सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। यू हैव स्टडीड, आपने शुरुआत में ही पढ़ा कि भाई फॉसिल्स फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये एग्जॉस्टेबल है, कभी ना कभी खत्म होगा। कोल, पेट्रोलियम ये फ्यूल है, लेकिन इसके लिए ऑर्गेनिज्म को मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं फ्यूल बनने में। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो ख़त्म हो जाने के बाद आप सोचोगे कि कल बन जाए, 2 दिन में बन जाए या आने वाले 50 सालों में साइंटिस्ट बना ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि इसके लिए भाई प्रेशर, टेम्परेचर ऐसा चाहिए जो अभी तक फ़िलहाल नहीं पता है हम लोगों को। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसी प्रेशर और टेम्परेचर के कारण डायमंड भी बनता है। डायमंड अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, पत्थर होता है, नॉर्मल पत्थर, वो पत्थर आग में इतना प्रेशर ले लेता है, इतना प्रेशर टेम्परेचर में आ जाता है कि वो पत्थर शाइन हो जाता है और कच्चा हीरा, रॉ डायमंड बनता है। उसके बाद उसको जौहरी तराशता है, कोयले में से भी डायमंड निकलता है। तो डायमंड यही जो है वो अंडर हाई प्रेशर वो कोयला का कलर चेंज हो गया, काला डायमंड। फिर जो आपका नॉर्मल डायमंड जो शाइनिंग होता है वो इसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में बनता है। इससे क्या होता है कि जब मोreover burning of this fuel is a major cause of air pollution, their use is also linked to global warming. इसके जलाने के वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब हमें इसकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत हो। कोशिश कीजिए कि आप इसका इस्तेमाल कम से कम करें। आप
और आप अगर पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप आने आसपास के लोगों को भी समझाएं। मोटिव पढ़ाई का यही होता है बाबू। देखो, पढ़ाई का मोटिव ये है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब कि पढ़े लिखे अनपढ़ ना बनो। अगर आपको समझ आ रही है तो लोगों को जागरूक करने की कोशिश करो, लोगों से बात करने की कोशिश करो, शाइनेस अपना हटाओ, अपने अंदर से शर्म हटाओगे, बात करने सीखोगे, लोगों से डिस्कस करोगे तो आपका माइंड सेटअप बढ़ेगा, दिमाग डेवलप होता है। और आप एक जगह लिमिटेड रहोगे तो दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तो एक तरह से, अगर कम इस्तेमाल करेंगे तो एक तरह से क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। मगर अगर ख़त्म हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और आने वाली जनरेशन को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है जो एडवाइस देती है कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, और टिप्स देती है कि किस तरीके से आप बचा सकते हैं। तो जैसे आप अगर लड़के हैं और बाइक वगैरह चलाने जानते हैं, लड़कियां भी बाइक स्कूटी अगर चलाने जानती हैं, तो भाई गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पे रखिए। अगर 20 के स्पीड से चला रहे हैं, 30 के स्पीड से चला रहे हैं, तो उसी स्पीड को मेंटेन करते रहिए। ये नहीं कि धूम मचाले की स्पीड से कभी फुल स्पीड में चल रहे हैं, कभी रिक्शा वाला भी आपके सामने फेल हो जाए या चलता आदमी भी आपके सामने फेल हो जाए, ऐसा स्पीड भी नहीं। एक कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से पेट्रोल कम खाता है। और कोशिश कीजिए कि ट्रैफिक लाइट्स जहाँ पे जैम वगैरह हो गए तो आप अपना इंजन बंद कर दीजिए। प्रेशर अपना टायर का चेक कर लीजिए, कम प्रेशर होता है तो टायर का कम प्रेशर होगा तो ज़्यादा पेट्रोल खाता है, क्योंकि उसको ताकत लगाना पड़ता है चक्के को चलाने के लिए। और रेगुलर मेंटेन, उसको सर्विसिंग वगैरह कराते रहिए गाड़ी वगैरह, ताकि ठीक रहे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।